तो आज का हमारा मॉक पेपर नंबर 14वां है। तो कल से जो है एलपी का एग्ज़ाम स्टार्ट है 25 से आपका और आपका 29 तक होगा। और उन भाई बहनों के लिए यह क्लास जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और सामान्य अध्ययन का यह पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और देखिए, प्रत्येक मॉक टेस्ट में जो है हम सामान्य अध्ययन और जनरल साइंस, रीजनिंग और मैथ सॉल्व करते हैं। अगर मैथ कुछ छूट जाता है तो मैं उसे टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देता हूँ। और आपको देखिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा विद सॉल्यूशन के साथ। तो पहले यहाँ देखिए, पहले प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धर्म की स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। तो ऑप्शन में है यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम है और बौद्ध धर्म है। तो देखिए, ऑप्शन हमारा इसमें विकल्प नंबर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात करें तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो हुई थी वह भारतीय उपमहाद्वीप में हुई थी। और इसमें आपके 4 धर्मों का जो है जन्म हुआ था। इसमें टोटल आपके इस उपमहाद्वीप में 4 धर्मों का जो है जन्म स्थान हुआ था। पहले बात करें तो पहले पे जो आपका जो धर्म था वह बौद्ध धर्म था। कौन सा? पहले पे आपका बौद्ध धर्म था। और दूसरे पे कौन सा था? तो दूसरे पे सिख धर्म था। कौन सा? तो दूसरे पे सिख धर्म था। और तीसरे पे कौन था? तो तीसरे पे जो था वह जैन धर्म था। और चौथे पे जो है धर्म था वह हिंदू धर्म था। तो इन महाद्वीपों में जो है 4 धर्मों का जो है जन्म स्थान था। और यहूदी धर्म की बात करें तो देखिए, यहूदी धर्म, यह आधुनिक यहूदी धर्म लगभग आपके 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन इजराइल और यहूदा के धर्म या आपका यहाँ अस्मिन में विकसित हुआ था। और इसके साथ ही आपका ईसाई धर्म की बात करें, देखिए ईसाई धर्म भी दे रखा है। तो ईसाई धर्म इसकी ईसा के मृत्यु और इनके पुनरुत्थान के बाद पहली शताब्दी में ईस्वी में ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। और यहूदियों ने यहूदी लोगों के एक समूह के रूप में शुरू होकर यह तेज़ी से पूरे रोमन राज्य में फैल गया। और यहीं पर इस्लाम की बात करें तो पश्चिमी अरब में मक्का में जन्मे मोहम्मद साहब ने सन 1610 में 610 में ईस्वी में मुस्लिम धर्म की जो है स्थापना की थी। तो ये इतना पहले क्वेश्चन से ही हमारे इतने फैक्ट जो है क्लियर हो गए। आगे देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को पनाह दी थी। ऑप्शन में है हर देखिए, गुरु हरगोविंद और गुरु रामदास और गुरु हर राय, गुरु तेग बहादुर। तो 17वीं सदी में किस गुरु ने किस सिख गुरु ने दारा सिकोह को जो है पनाह दी थी, यानी शरण दी थी। तो देखिए, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17वीं सदी में सिख गुरु हरि राय द्वारा, किसके द्वारा? हरि राय द्वारा सिखों को पनाह दी गई थी। दारा सिकोह किसका पुत्र था? तो दारा सिकोह जो था वह शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था। किसका? शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था, जिसने जो है ताजमहल का निर्माण कराया था। ये दारा सिकोह शाहजहाँ का बड़ा पुत्र था और औरंगजेब का यह बड़ा भाई था। औरंगजेब का ये बिग ब्रदर था। और दारा सिकोह जो था वह मुगल सम्राट शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहाँ उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहता था, लेकिन उत्तराधिकारी के युद्ध में उसके भाई औरंगजेब द्वारा उसे पराजित कर उसकी हत्या करवा दी गई थी। तो ऑप्शन हम लगा देंगे विकल्प नंबर सी। अब यही देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि सन 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। ऑप्शन में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड वेलेस्ले और लॉर्ड क्लाइव। तो 4 ऑप्शन है। प्रश्न नंबर तीसरा है, हम तीसरे में लगा देंगे। हमारा जो करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो था वह बंगाल विभाजन के लिए जिम्मेदार माना जाता था। अगर कथित तौर के रूप में बात करें तो बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक कठिनाइयों को दूर करना, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य बंगाल में बढ़ रही राष्ट्रवादी भावना को कमज़ोर करना था, जिससे वहाँ के लोगों के बीच फूट डाली जा सके। बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन था, जिसने बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर, कब? तो 16 अक्टूबर जो है
1905 को लागू कर दिया था। तो तीसरे का जो है ऑप्शन नंबर हम बी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है नीलगिरी खपाली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली किस्म है। तो ऑप्शन में देखिए है चावल है, चाय है, सरसों है और गेहूं है। तो चौथे का ऑप्शन डी हम करेक्ट कर देंगे कि नीलगिरी खपाली गेहूं की एक उच्च उपज वाली किस्म है। खपाली गेहूं की खेती परस्पर रूप से यह कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र और तटीय गुजरात के राष्ट्र क्षेत्र में यह फैला हुआ है। और अगर देखा जाए तो तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश में यह खेती जो है आपकी की जाती है। पांचवा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन में है कोकांग दर्रा और लिपुलेख दर्रा और खोरदोंग दर्रा और आपका लनख दर्रा। तो देखिए ऑप्शन अगर हम बात करें पाँचवें नंबर का तो लिपुलेख जो दर्रा दे रखा है यह आपका कहाँ पर है। तो लिपुलेख दर्रा हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है जो एक विवादित क्षेत्र है जो नेपाल के दार्चुला जिला ब्यास गांव पालिका में है। यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के कमाऊ क्षेत्र के तिब्बत के तालाकोटा यानी पुरंग शहर से जोड़ता है। यह प्राचीन से ही व्यापारियों और तीर्थयात्रियों द्वारा भारत और तिब्बत के बीच आने जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दर्रा भारत के कैलाश पर्वत से मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से यूज किया जाता है। आगे देखिए सिक्स नंबर क्या कह रहा है। कह रहा भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है। ऑप्शन है गर्म शीतोष्ण क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र, ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र और गर्म क्षेत्र। तो सिक्स का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा कि गर्म शीतोष्ण जलवायु क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वन झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और भूमध्य जो क्षेत्र हैं उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध के बीच एक क्षेत्र है। यहाँ गर्मी और सर्दी के मौसम में तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। इन क्षेत्रों में तापमान जो होता है वह आपका निम्न होता है। आगे देखिए सातवां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। सातवां कह रहा है कि कौन सा हमने लगाया था सिक्स का। तो सिक्स का जो हमारा था ऑप्शन, तो सिक्स का हमारा कौन सा था ऑप्शन नंबर ए गर्म शीतोष्ण क्षेत्र हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सातवें नंबर का क्या कह रहा है प्रश्न। कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है। तो देखिए 102 है, 103 है, 101 है और 104 है। तो सातवें का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि देखिए 103वां संविधानिक संशोधन EWS आरक्षण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन का वैधता को बरकरार रखा और यह भारत भर के सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में सवर्णों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में EWS के लिए 10% जो है आरक्षण जो है प्रदान करता है। और देखिए 103वें संविधान संशोधन को संविधान के आधारभूत संरचना को भंग करने के वाले नहीं कहा जा सकता है। इस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड 6 और अनुच्छेद 16 में खंड 6 को जो है जोड़ा गया। अब देखिए अगर बात करें EWS कोटा समानता और संविधान के आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं करता है। मौजूदा आरक्षण के अलावा यह आरक्षण संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन भी नहीं करता है। आठवां नंबर प्रश्न देखिए कि RTS यानी वास्तविक समय सकल निपटान प्रणाली का लाइव रन यानी जीवांत प्रचालन प्रारंभ हुआ था। देखिए 2016 है, 2010 है और 2002 है और 2004 है। तो देखिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी 2004 में। RTS वास्तविक समय सकल निपाटन प्रणाली एक लाइव रन यानी जीवांत प्रचालन है जो 2004 में प्रारंभ हुआ था। RTS एक निधि अंतरण की प्रणाली है जिसके द्वारा आसानी से एक बैंक आउट से दूसरे बैंक आउट में आसानी से हम पैसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसमें रियल टाइम का अर्थ होता है जैसे हम आप पैसे भेजते हैं
तो तुरंत इस प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। और ग्रास सेटलमेंट का अर्थ है कि वन वन ऑन वन बेसिस पे जो है सेटलमेंट होता है। आरटीएस प्रणाली मुख्य रूप से बड़े मूल्य का लेन देन के लिए होता है। इस प्रकार आरटीएस आपके आरटीजीएस के माध्यम से क्या है, तो आपके प्रेषित के जाने वाली न्यूनतम राशि आपकी 2 लाख बिना किसी ऊपरी कोई सीमा नहीं है। आरटीएस को अंग्रेजी में रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट कहते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आज के मॉक टेस्ट में आपको अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे और साथ ही आपको जो है विभिन्न तरीकों के एग्ज़ाम में आपको ऐसे प्रश्न आपके पूछे भी जाते हैं और आपको काफ़ी चांस है कि ऐसे आपके जो है क्वेश्चन आ सकती है। तो देखिए 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक वाहन की चाल का मापन करने वाली युक्ति कौन सी है? ऑप्शन है वोल्ट मीटर, स्पीडोमीटर, आडोमीटर और थर्मामीटर। तो एक वाहन की जो है चाल को मापने के वाली युक्ति यानी प्रणाली कौन सी है? ये आपका स्पीडोमीटर। स्पीडो यानी स्पीड, यानी देखिए जो स्पीड को मापता है उसी को हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और आज देखिए आडोमीटर देखा है, आडोमीटर आडोमीटर से क्या मापते हैं? तो आडोमीटर का प्रयोग किसी वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है। यानी जब वाहन चली जाती है तो उसके द्वारा कितनी वह चली उसके 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 दूरी को मापने के लिए हम आडोमीटर का जो है प्रयोग करते हैं। और थर्मामीटर तो आप जानते हैं कि बुखार के लिए आपके मापने में यूज किया जाता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। अब 10वां नंबर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 80 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु को 60 मीटर प्रति सेकंड से वेग के साथ जो है गतिमान है, वस्तु में उत्पन्न संवेग कितना होगा? तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है? तो द्रव्यमान जो आपका दे रखा है तो देखिए 80 किलोग्राम दे रखा है और साथ ही आपका वेग आपको यहाँ पे दे रखा है 60 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है। अब देखिए संवेग बराबर क्या होता है? एक सूत्र होता है P बराबर यानी संवेग बराबर द्रव्यमान यानी आपका क्या द्रव्यमान इंटू आपका वेग, क्या हो जाएगा? M इंटू में हमारा V हो जाएगा। अब देखिए हमारा कितना है? ये हमारा है 80 किलोग्राम है और बराबर कितना हो जाएगा? बराबर नहीं होगा, देखिए इंटू में हमारा हो जाएगा क्या? इंटू में हो जाएगा हमारा 60 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे 8 छक 24 हो जाएगा, 8 छक 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपका 4800 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो ये देखिए ऑप्शन कौन सा है हमारा? माइनस ही आएगा। अब माइनस देखिए ऑप्शन नंबर डी में है। आगे देखिए क्या कह रहा है 11 नंबर, 1 किलोवाट डैश डैश शक्ति के बराबर होता है। तो 100 वाट के और आपका 10,000 वाट के और 1,000 वाट के और 10 वाट के। तो 11 का ऑप्शन हम करेक्ट कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी 1,000 वाट के। शक्ति की इकाई ऊर्जा की इकाई का समय द्वारा विभाजन का बराबर है। शक्ति एसआई का इकाई जो आपका होता है वह वाट होता है। क्या होता है? शक्ति का एसआई इकाई जो आपका वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। अगर यही हम बात करें टी बराबर यानी हमारा डब्लू अपॉन में हमारा क्या होता है? अपॉन में हमारा टी होता है। जहाँ डब्लू क्या होता है? तो डब्लू जो हमारा होता है वह कार्य होता है यानी वर्क होता है और टी हमारा समय होता है। तो ऑप्शन हम सी करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए 12 नंबर कह रहा है कि दो वस्तुओं में से एक का द्रव्यमान 2 गुना हो जाने पर दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल में क्या परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन में देखिए क्या क्या दे रखा है। गुरुत्वाकर्षण बल जो है 4 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 3 गुना हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल आधा हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल 2 गुना हो जाता है। तो 12 नंबर है, तो देखिए 12 में हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह 2 गुना हो जाता है। क्या हो जाता है? यह 2 गुना हो जाता है। अगर हम यही मान लेंगे जो आपका पहली वस्तु का द्रव्यमान अगर हम m1 मान लें, पहली वस्तु का जो द्रव्यमान m1 मान लें और दूसरे वस्तु का जो द्रव्यमान हम m2 मान लें, तो देखिए अगर दूरी आपको d मान लें तो आपका एक सूत्र होता है F1 अपान आपका देखिए क्या होता है G m1 m2
और अपॉन में क्या होता है, तो डी स्क्वायर होता है। इसी फार्मूले को हम बनाएंगे, ये आपका क्या निकल के आएगा, एफ बराबर आपका 2F1 हमारा इस तरह से आपका निकल के आ जाए। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है 2 गुना हो जाता है। आगे देखिए, कह रहा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के डैश डैश के बराबर है। देखिए, अंतर दे रखा है, वर्गों का योग है और गुणनफल है और योगफल है। तो 13 है, तो देखिए, तो 13 नंबर ऑप्शन है। अगर 13 का बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा योगफल के। देखिए, अगर मान लेंगे, अगर दो प्रतिरोध हैं, जिसमें आपके दो प्रतिरोध है, कौन से, R1 और R2 दो प्रतिरोध हैं, और इनका जो आपका समतुल्य दे रखा है वो आपका R हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकेंगे, जब पे दो प्रतिरोध मैं बनाता हूँ, यहाँ देखिए आपका ये आपका R1 हो जाएगा और ये आपका R2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अगर जो है प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योगफल के अगर बराबर होता है, तब देखेंगे तो क्या होगा, तब आपका क्या हो जाएगा, एक आपका देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका जो हो जाएगा वह R1 हो जाएगा और R2 हो जाएगा। तब देखेंगे आपका R बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस आपका R2 हो जाएगा। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध आपके जुड़े होते हैं और प्रतिरोधों का योगफल जो आपका होता है, योग यानी वह बराबर होता है। तो विकल्प हम डी सही कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा है किसी तार से 10 किसी तार से 10 एम्पियर की धारा जो है बहती है, जिसके सिरों के बीच का विभवांतर आपका 3 वोल्ट दे रखा है और तार का प्रतिरोध की आपको गणना करना है। अब देखिए, आपका देखिए क्या दे रखा है, आई कितना दे रखा है, आई आपका जो दे रखा है वह 10 एम्पियर दे रखा है। कितना दे रखा है, आई जो आपको दे रखा है वह आपको 10 एम्पियर दे रखा है और आपको विभवांतर यानी भी आपको दे रखा है 3 वोल्ट दे रखा है। तो अब देखिए, ओम के नियम लगाएंगे, किसका नियम लगाएंगे, ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम होता है भी बराबर आपका आई इंटू आर होता है। अब इसी पे रख देंगे। देखिए, यह कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा भी, आपको आर ज्ञात करना है ना, आर ज्ञात करना है। आर बराबर आपका हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा कितना, 3 और बटे में आपका 10 हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.3। अब विकल्प नंबर देखिए, विकल्प नंबर हम ऑप्शन नंबर बी विकल्प करेक्ट कर देंगे। आगे देखिए, कह रहा एक तरंग की आवृत्ति, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है और इसकी तरंग दैर्घ्य जो है 4 मीटर है। ध्वनि तरंग की आपको चाल कितनी होगी यह बताना है। तो आवृत्ति आपको 50 हर्ट्ज दे रखा है और तरंग दैर्घ्य आपका 4 मीटर दे रखा है। आपको चाल ज्ञात करना है। अब चाल बराबर क्या होता है, देखिए, चाल बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो चाल बराबर हो जाएगी आवृत्ति, क्या हो जाएगी, चाल बराबर आवृत्ति और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, तरंग दैर्घ्य हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, चाल हमें ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति आपकी 50 है और तरंग दैर्घ्य आपको कितना दे रखा है, वो 4 है। बस गुणा कर दीजिए, यानी स्पीड बराबर आपका 5 चौका 20, आपका 200 मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे देखिए, कह रहा किसी धातु ब्लॉक में मौजूद अदृश्य दरार या छिद्र का पता लगाने के लिए उसके अंदर भेजे जाने वाली अल्ट्रासैनिक तरंगे डैश डैश का उपयोग करके प्राप्त की जाती हैं। तो देखिए, ऑप्शन की ओर मैं ले चलता हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं। ऑप्शन तो आपके पास है अवशोषक, परावर्तक, तरंग उत्पादक, संचारित तरंगों का पता लगाने के लिए यह प्रयुक्त सूचक है। तो ऑप्शन देखिए 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कि जो आपका पराध्वनि का उपयोग जो है वह धातु में ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है और पराध्वनि तरंगे धातु को धातु के ब्लॉक में आपके प्रशेषित की जाती हैं, किसी दरार या छिद्र से परावर्तित हो जाती हैं और सूचांक द्वारा यह सूचित की जाती है। इस प्रकार किसी दोष के उपस्थित होने की जानकारी सूचक से हमें मिल जाती है। आगे देखिए 17 नंबर,
कह रहा है ऊर्ध्वपातन की वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस, कह रहा है ऑप्शन ए, द्रव्य अवस्था में परावर्तित होता है, या सीधे वाष्प अवस्था में परावर्तित होता है, या गलता है, या है आपका उबलता है। तो देखिए ऑप्शन हम बी करेक्ट कर देंगे। देखिए ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस सीधे वाष्प या गैस में परावर्तित होता है। इस प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव्य अवस्था में परावर्तित नहीं होती है। कपूर का अगर ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। अब 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और आपके फिनाइलोफिथिलीन विलयन को किस रंग में बदलता है। ऑप्शन है गुलाबी, पीला, रंगहीन और नारंगी। तो 18 नंबर में ऑप्शन हम ए करेक्ट कर देंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके फिनोल्फिथिलीन विलयन को गुलाबी रंग में जो है परावर्तित कर देता है, और क्षारीय घोल में फिनोल्फिथिलीन गुलाबी रंग देता है क्योंकि यह संकेतक का रूप में कार्य करता है। अम्लीय घोल में फिनोल्फिथिलीन एक रंगहीन घोल होता है। 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है, मैं थोड़ा प्रश्न को छोटा कर दूं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन देखिए कह रहा है कि कुछ धातुएं जो हैं, कुछ धातुएं नमक और हाइड्रोजन के एसिड की प्रतिक्रिया करती हैं। ऑप्शन देखिए कह रहा है बी कि कुछ अधातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे एसिड बनता है। सी कह रहा है सभी धातु जो है कार्बोनेट एसिड से नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करते हैं। और डी कह रहा है नमक और एसिड के सभी धातु ऑक्साइड पानी से प्रतिक्रिया करते हैं। तो कह रहा है इसमें से आपको कौन सा जो है विकल्प आपका सही नहीं है। तो देखिए अगर 19 की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यह सही नहीं है। नमक और एसिड जो है, ये नमक और एसिड के लिए सभी धातु ऑक्साइड पानी से प्रतिक्रिया करते हैं। यह ऑप्शन जो है आपका क्या है, यह ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धातु ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अब 20 नंबर देखिए यहीं पर कह रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चालक है। तो प्लास्टिक, पीवीसी, माइका, शक्कर विलयन और नमक विलयन। तो देखिए ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे। देखिए नमक विलयन एक चालक है। नमक का विलयन अगर बात करें आपका NaCl, NaCl जो है आयन पे आपका देखिए अब सोडियम पे आपका प्लस होता है और क्लोरीन पे आपका जो है माइनस होता है, और यह आपका विद्युत प्रवाह में जो है आपका सहायक होता है। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है उन्हें हम चालक कहा जाता है, और चालकों में प्रतिरोध जो आपका होता है वह बिल्कुल कम होता है। अब 21 नंबर कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो आपका CaOCl2 होता है। और अगर बात करें कैल्शियम को ऑक्सीक्लोराइड चूर्ण होता है, और इसका प्रयोग पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए किया जाता है। यानी पीने वाले जो जल हैं उनको कीटाणु रहित जो आपका है कीटाणु मारने के लिए जो एसिड पानी में डाला जाता है। आगे देखिए 22 नंबर क्या ऑप्शन कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग आपको अल्कोहल युक्त मादक पेय जो है पेय में किया जाता है। यानी जो आपका अल्कोहल है युक्त जो आपके मादक पदार्थ है उसमें जब पीने में किया जाता है, तो कह रहा है मिथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है और एथेनॉल है। तो 22 का ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। अल्कोहल युक्त पेय पेय बनाने में एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो हम ऑप्शन इसमें 22 नंबर में विकल्प डी करेक्ट कर देंगे। देखिए 23 नंबर कह रहा इनमें से किसका प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है। ऑप्शन है ब्यूटेन का, और एथालीन का, और क्रिप्टन का, और डी है आपका अमोनिया का। तो इनमें से किसका प्रयोग प्लास्टिक में जो है किया जाता है। तो देखिए 23 का ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। किसका प्रयोग किया जाता है, एथालीन का। एथालीन का प्रयोग प्लास्टिक में किया जाता है। अगर इसके रासायनिक सूत्र की बात करें, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H4 इसका जो है रासायनिक सूत्र होता है। और रासायनिक सूत्र इसका एल्केन, यह कमरे के तापमान पर यह गैस अवस्था में होता है। और क्रिप्टॉन एक रासायनिक तत्व है जो निष्क्रिय गैसों के समूह में आता है। इसके अगर परमाणु क्रमांक की बात करें
इसके परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये आपका कितना होता है, इसका परमाणु क्रमांक तो 36 होता है। और यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो बहुत ही छोटे मात्रा में हमारे वायुमंडल में पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है बिजली के बल्ब बनाने में और फोटोग्राफी में जो है किया जाता है। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दूं। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु में पारा अपने किसी घटक के रूप में होता है। कह रहा सोल्डर में, स्टेनलेस स्टील में, जिंक आपका अमलगम में और एल्यूमिनियम में। तो 24 का ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जिंक अमलगम मिश्र धातु पारा में अपने घटक के रूप में पाया जाता है। जिंक अमलगम आपका क्या होता है, तो Zn और Hg। और देखिए शोल्डर आपका कितना होता है, शोल्डर आपका 60% और आपका शीशा जो इसमें होता है शीशा वह आपका 40%। कह रहा है किस समूह में कई प्रकार के एक कोशीय सुकेंद्र की यानी यूकेरियोटिक जीव शामिल होते हैं। कह रहा कवक में, प्लांटी में, मोनेरा में, आधजीव यानी प्रोटेस्टा में। तो 25 का ऑप्शन हम डी करेक्ट कर देंगे। अधजीव प्रोटेस्टा समूह में कई प्रकार के एक कोशिकीय सुकेंद्रीय यूकेरियोटिक जीव जो है शामिल होते हैं। आपके प्रोटेस्टा जगत के अंतर्गत प्रारंभिक यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं जिनका कोशिकाओं में केंद्रक तथा झिल्ली युक्त आपके कोशिकांग पाए जाते हैं। और आपके विविध पोषी आपके स्लाइम मोल्स तथा प्रोटोजोआ होते हैं। यह एक प्रकार का श्लेषी एवं एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। 26 नंबर कह रहा है कि निम्न की गतिविधि के कारण तने यानी स्टेम्प की ऊंचाई बढ़ जाती है। कह रहा है कि देखिए रूट एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम, पार्श्व मेरिस्टेम, शूट एपेक्स पर एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकालरी मेरिस्टेम। 26 का ऑप्शन हम सी करेक्ट कर देंगे कि एक एपेक्स पर आपके एपिकल मेरिस्टेम का कारण तन यानी स्टेम की ऊंचाई जो है बढ़ जाती है। पानी, तापमान, प्रकाश और पोषक तत्व पौधे की वृद्धि के प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल हैं। ये जो चार तत्व हैं पौधे में वृद्धि हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं जिनसे यह धीरे धीरे तेजी से अधिक आपके बढ़ते हैं। कह रहा बड़ी आंत अवशोषित करती है, बड़ी आंत अवशोषित करती है जल को, पचित प्रोटीन को, पचित भोजन को और सेल्यूलोज को। तो बड़ी आंत जो है क्या अवशोषित करती है, जो आपकी बड़ी आंत है वह जल अवशोषित करती है। और बड़ी आंत को जो है दीवारें बिना पचे हुए भोजन से पानी और अन्य आवश्यक खनिजों को अवशोषित करती है। यह अपचित भोजन बाद में मल के रूप में जो है शरीर से त्याग दिया जाता है। कह रहा कि डाउन सिंड्रोम का वर्णन सबसे पहले किसने किया था। कह रहा चार्ल्स डार्विन, लेंस डाउन, मेंडल और लैंगडन डाउन। 28 का ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए डाउन सिंड्रोम का वर्णन सबसे पहले लैंगडाउन ने किया था। उन्होंने इस सिंड्रोम की खोज जो की थी वह 1862 में की थी और इसे एक मानसिक अक्षमता के रूप में निर्दिष्ट किया गया था। अगर बात करें उन्होंने इसकी विस्तृत जो रिपोर्ट बनाई थी वह 1866 में जो है बनाई थी। कह रहा भारतीय सैन्य अकादमी IMA किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है मुंबई, पुणे, दिल्ली और देहरादून। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि भारतीय सैन्य अकादमी हिमालय के नीचे की पहाड़ियों में देहरादून से पश्चिम में 8 किलोमीटर दूरी लगभग स्थित है। यह कैंप राष्ट्रीय मार्ग 72 पर है जो उत्तरी तथा दक्षिणी कैंप को विभाजित करता है। अब देखिए क्या कह रहा है। तेरा विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है वाशिंगटन DC, जिनेवा, न्यूयॉर्क और आपके फिलाडेल्फिया। तो 30 का वाशिंगटन DC हो जाएगा। देखिए विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को
पुनर्निर्माण और विकसित कार्यों में आर्थिक सहायता देना। विश्व बैंक समूह पाँच पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ऐसा समूह है जो देशों को वित्त और वित्तीय सलाह देता है। जिम योंग किंग इसके प्रेसिडेंट और क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके सीईओ हैं। अब चलिए आपको मैं रीजनिंग की तरफ ले चलता हूँ। रीजनिंग के बाद हम जो है मैथ सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए आपका रीजनिंग का पहला प्रश्न है। अब देखिए कैमल का संबंध आपका काफ से दे रखा है। कह रहा है कि पहला प्रश्नवाचक को उस विकल्प से बदलें जो पहले युग्म को आपका प्रयुक्त समान तर्क का अनुसरण करता है। यहाँ आपका कैमल का काफ दे रखा है तो रैबिट का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए कैमल का अर्थ क्या होता है। कैमल जो है, कैमल को हम ऊँट कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमल को ऊँट कहते हैं। और काफ जो होता है इसका छोटा बच्चा होता है। क्या होता है? काफ इसका छोटा बच्चा होता है। उसी तरह रैबिट माने हमारा खरगोश होता है। क्या होता है? रैबिट माने हमारा खरगोश होता है। और इसके जो बच्चे होते हैं वह क्या कहे जाते हैं? वह आपके किट कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? किट आपके खरगोश का बच्चा होता है, किट। आगे देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका देखिए बाई, फ्यू, आई आर और केपी के समान है। तो देखिए यहाँ पर आपके ये अपोजिट है। यह एक दूसरे के क्या है? यह एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है। यह भी आपका एक दूसरे के अपोजिट है। यह भी एक दूसरे के विपरीत है। अब आपका केपी भी जो आपका दे रखा है वह एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इसी बात करें तो देखिए जीटी क्या होता है? जीटी रोड होता है। यह एक दूसरे के जो है जीटी एक दूसरे के जो है अपोजिट है। अपोजिट तो आप लोग जानते ही हैं। आप सभी का प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, आपको अपोजिट जो है अपने आप निकल के आ जाएगा। कह रहा दी गई संख्या प्रतीक श्रृंखला को संदर्भ में लें और प्रश्नों का उत्तर दें। तो यहाँ देखिए कह रहा है ये आपका बायां पक्ष है, इधर आपको बायां पक्ष दे रखा है और इधर आपको दायां पक्ष दे रखा है। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से दाएं ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए कह रहा है ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक क्या है? एक आपकी संख्या है। तो अब देखिए ऐसी अगर हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे आपका डॉलर, डॉलर और आपका 25, डॉलर और 25 है। अब देखिए यहाँ पे और कौन सा है? तो आपका एंड और आपका 17 दे रखा है, एंड और 17। ऐसी अपशिष्ट संख्याएं हम देखते हैं तो कितनी हैं? ऑप्शन देखिए ऐसी अपशिष्ट संख्या केवल आप हमारे पास 2 है। अब 55 में देखिए ऐसी कितनी क्या कह रहा है फिर? ऐसी कितनी प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से दाएं ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या भी है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे देखिए ऑप्शन तो आपके पास दे ही रखा है। यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले अगर प्रतीक और संख्या देखें तो आप देखिए यहाँ पर आपका परसेंटेज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पर। एक मिनट थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक का देखिए, यहाँ से यहाँ तक का ये हो गया। यानी आपका एक मिनट, दो तो आपका होगा नहीं, ये वाला हो गया आपका परसेंटेज और आपका संबोधक मार्क और आपका 5 हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका एक आपका कौन सा हो जाएगा? एक तो आपका होगा ये वाला। ये देखिए आपका ई है, एट दैट है और क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। तो ऐसे का आपको 2 प्रतीक हैं। ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर देंगे। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कह रहा श्रेणी में अगली संख्या आपको बतानी है। श्रेणी में जो क्या बतानी है? श्रेणी में आपको अगली संख्या बतानी है। अब देखिए इनका हम सबसे पहले डिफरेंट लेते हैं। 17 और 25 का डिफरेंट अगर लें तो हम देखिए 17 से अगर 25 तक जाती हैं तो हमें 8 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए यहीं पर 25 से अगर हम 52 तक जाएं तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? हमें 27 ऐड करना पड़ेगा। अब फिर 52 से 116 पे जाएं तब हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? तो देखिए हमें
164 ऐड करना पड़ेगा। कितना? 64। अब से 116 से अगर 241 तक जाते हैं तो हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? हमें ऐड करना पड़ेगा 125। अब 241 से 457 तक जाने के लिए हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 216 ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, एक आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका देखिए, ये है 8 क्या है? तो 8 आपका 2 का क्यूब है कि नहीं है? 8 आपका 2 का क्यूब है, 27 आपका 3 का क्यूब है। अब देखिए, यह क्या है? ये आपका 4 का क्यूब है और 125 आपका 5 का क्यूब है, 216 6 का क्यूब है। अब देखिए अब क्या आएगा? अब 7 का क्यूब आएगा। 7 का क्यूब आप सभी जानते हैं कि 7 का क्यूब जो हमारा होता है कितना होता है? 343 होता है। तो अब देखिए 457 में हम क्या करेंगे? 343 जो है हम जोड़ देंगे, तो 7 3 हमारा 10, हमारा जीरो हो जाएगा। एक हो जाएगा, 5 4 9 और आपका एक 10 का फिर जीरो हो जाएगा, एक आ जाएगा, 4 1 5 और 5 3 8 हो जाएगा। तो 800 हमारा आ जाएगा। 800 हमारा, देखिए 800 हम देखते हैं ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट में है। अब देखिए कह रहा श्रेणी में आपको फिर अगली संख्या आपको जो है बतानी है। तो उसी तरह का यह क्वेश्चन है, बस कुछ करना नहीं है। अब डिफरेंट देखते हैं, 167 से 263 का डिफरेंट देखिए तो हमें मिलेगा कितना? तो 93 हमें प्लस मिलेगा। अब देखिए 260 से अगर 233 तक जाते हैं, 333 तक, तो हम देखें हमें डिफरेंट कितने को मिलेगा? तो हमें डिफरेंट मिलेगा 73 का। कितने का? 73 का डिफरेंट मिलेगा। अब फिर अगर हम 333 से 386 तक जाएं तो हमें देखिए कितने का मिलेगा? हमें 53 का जो है गैप मिलेगा, 53 का मिलेगा। अब 386 से अगर हम 419 तक जाएँ तो देखिए हमें केवल 33 का डिफरेंट मिलेगा। अब 33 का डिफरेंट मिल गया, अब इनका गैप देखते हैं। तो देखिए अगर हम 19 में से 93 में से अगर हम क्या माइनस करें, देखिए 93 में से अगर हम 73 माइनस करते हैं तो हमें माइनस का 20 मिलेगा। अब यहाँ से यहाँ तक फिर हमें जाने में फिर हमें कितना मिलेगा? माइनस का 20 मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक जाने पर हमें माइनस का 20 मिलेगा। अब देखिए 419 है ना? अब देखिए यहाँ पर 419 है, अगर हम यहाँ देखिए अगर 419 में अगर हम -20 कर दें और प्लस का यहाँ पे 13 कर दें, तो देखिए 419 है ना और प्लस आपका कितना है? 13 है। 9 3 12 का हासिल एक आपका ये 3 आ गया और आपका 4 आ गया, 432 हमारा आ जाएगा। 432 देखिए ऑप्शन नंबर केवल सी में है। आगे देखिए आप, देखिए 58 नंबर यहीं पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में आपको आइस बोर्ड दे रखा है। क्या दे रखा है? आइस बोर्ड को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो आपका हैबिटेट को किस रूप में लिखा जाएगा? यहाँ आपका हो क्या रहा है? देखिए ध्यान से देखिए, मैं बना रहा हूँ। आई है, सी है और क्या है? ई है और क्या है आपका? बी है, ओ है, ए है और पी है। इतना दे रखा है कि नहीं दे रखा है? इतना दे रखा है। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम देखिए, अब कुछ आपको देखिए इसका क्या लिख रखा है? देखिए इसको लिखा है जी और क्या लिखा है आपका? जेड और एल और क्या है? वाई, बी, एक्स और आर। अब देखिए अगर हम विपरीत कुछ कर्म कर दें, हम कुछ विपरीत कर दें, बी का वाई हमारा विपरीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी का अपोजिट आपका वाई हो जाएगा। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा? आई का अपोजिट आर हो जाएगा। अब देखिए जी का अपोजिट आपका टी हो जाएगा। बस आपको क्या कर देना है? ई का अपोजिट आपका बी हो जाएगा। अब इसी तरह ए का अपोजिट आपका जेड हो जाएगा और देखिए सी का अपोजिट आपका एक्स हो जाएगा। बस यही हमें करना है। अब देखिए आपको एच, एच का अपोजिट क्या होता है? कौन बताएगा? एच का अपोजिट क्या होता है? तो अब देखिए एच का अपोजिट क्या होता है? देखिए मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। क्या दे रखा है आपका? एच है और क्या दे रखा है? ए है, बी है, आई है, टी है, नहीं है क्या? हाँ यही है ना। हैबिटेट को किस रूप में लिखा जाएगा? हैप्पी, आप ए है और टी है। अब देखिए आई का अपोजिट आपका, सबसे पहले देखिए आई का अपोजिट आपका आर होता है। तो देखिए आर तो इसमें दे रखा है आपका और आर इसमें इसमें तो आपका है नहीं, इसमें भी नहीं है। तो देखिए ऑप्शन केवल आपके एक ही में मिल रहा है, केवल ऑप्शन नंबर आपके बी में है। आपको आगे देखने की कहीं ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखिए कह रहा है 4 शब्द आपको युग्म दिए गए हैं, इनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है
और एक आपको असंगत है, उसी असंगत युग्म को आपको चयन करना है। चलिए ऑप्शन पे ले चलता हूँ मैं। अब देखिए ऑप्शन यहाँ पर है, आपको क्या दे रखा है। कह रहा मक्खन से दूध का संबंध है, कमरा खिड़की का संबंध है, पुस्तक का अध्याय का, और पंखा का ब्लेड से। तो देखिए इसमें आपको भिन्न बताना है। तो भिन्न आपका हो जाएगा मक्खन, जो आपको मक्खन से दूध दे रखा है। कमरे में खिड़की होती है, यह बिल्कुल आपका सत्य है। कमरे में आपकी खिड़की होती है, पुस्तक में आपका अध्याय होता है, यह भी सही है। और पंखों में आपका जो है ब्लेड से ही पंखे आपके चलते हैं। और दूध जो है मक्खन से निकलता है, यह उल्टा दे रखा है। दूध पहले मक्खन से निकलता है, नहीं नहीं कि यह नहीं कि आपका मक्खन से दूध निकलता है, यह आपका उल्टा हो जाएगा। ये जो आपका हो जाएगा असमान हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है असमान आपका हो जाएगा। अब यही देखिए कह रहा एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा। मान लीजिए यह वह लड़की है, क्या है? यह वह गर्ल्स है। यह एक महिला की ओर इशारा कर रही है, किसकी ओर? मान लीजिए वह महिला ये वाली है, मान लीजिए वह महिला ये है, ये महिला हो गई। तो क्या कह रही है? कह रही एक लड़की ने कहा वह मेरी माँ के, यानी ये लड़की की माँ, इस लड़की की माँ, इस लड़की की माँ के पिता के, इस लड़की के माँ के, देखिए इस लड़की के माँ के पिता, इस लड़की की माँ के पिता, पिता पिता के पत्नी की सास, यानी इनके पिता की पत्नी की, देखिए पत्नी की सास, सास है। तो महिला लड़की से क्या संबंधित है? तो देखिए वह महिला लड़की की ग्रैंड मदर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर एक दो तीन, तीन जनरेशन का डिफरेंट है ना, तो आपकी उस महिला की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? देखिए विकल्प नंबर डी आपकी ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएगी। अब देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक लड़का बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से चलना प्रारंभ करता है? बिंदु ए से एक लड़का प्रारंभ कर रहा है चलने से। देखिए बिंदु ए आपका, देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूँ ताकि आपको दिखे। एक लड़का जो है बिंदु ए से स्टार्ट करता है। मान लीजिए बिंदु ए आपकी यहाँ पर हो जाएगी, ये बिंदु यहाँ पर हो गई। अब यहाँ से यह चलना शुरू करता है, कहाँ चलता है? कह रहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब वह 3 किलोमीटर, मान लीजिए यहाँ पर पश्चिम की ओर चला 3 किलोमीटर। अब देखिए फिर कह रहा है कि 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब बाएं मुड़ जाएगा, तो देखिए बायां उसका इस साइड हो जाएगा, बायां इस साइड हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना कह रहा है? वह 4 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। फिर कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब उसका बायां देखिए, उसका बायां जो हो जाएगा इधर, इधर बायां उसका कितना हो जाएगा कि चल रहा है, बायां मुड़ा और बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर फिर इधर वह चल रहा है। तो 3 किलोमीटर इधर चल गया, यहाँ बिंदु पर वह पहुँच गया। फिर कह रहा है फिर वह 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। मान लीजिए 1 किलोमीटर यहाँ उत्तर की ओर चला, 1 किलोमीटर, बस एक ही किलोमीटर चल रहा है। कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ जाता है, तो मान लीजिए दाएं मुड़ा और वह 3 किलोमीटर चल गया। कितना कितना कह रहा है वो? 1 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलने के बाद फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, सॉरी 4 किलोमीटर, मान लीजिए 3 इधर हो गया और एक आपका इधर हो गया, 4 आपका यहाँ तक आ गया, 4 आपका यहाँ तक आ गया। अब 4 यहाँ तक चल गया। फिर कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़ता है यहाँ पर, तो 3 किलोमीटर यहाँ पर वह चल जाता है। फिर कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ने के बाद 12 किलोमीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़ता है तो 12 किलोमीटर चलता है। देखिए दाएं मुड़ गया, तो मान लीजिए वह यहाँ से 3 आपका इधर हो गया और 8 इधर हो गया। मान लीजिए आपका बी बिंदु तक यह पहुँच गया, बी बिंदु तक पहुँच गया, यानी 12 यहाँ से यहाँ तक का वह टोटल चला। तो अब देखिए क्या रहा है, वह बी, कह रहा है कि वह बी पर पहुंचता है। ए से बी तक की दूरी आपको बताना है। तो देखिए वह चला था यहाँ से और ये उसकी दूरी यहाँ पर है। तो यहाँ बात करें, देखिए ए से बी तक की दूरी, तो 3 इधर थी, 8 इधर हो गई और एक आपकी इधर हो गई। तो देखिए आपको 12 किलोमीटर तो वह चल गया, तो टोटल आपको 8 किलोमीटर ए और बी की जो है दूरी है। आगे देखिए कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पर कह रहा है 3 कथन आपको दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं, तार्किक रूप से आपको अनुसरण करते हैं। देखिए आपको कथन क्या दे रखा है? कह रहा है सभी फूल पत्तियां हैं। क्या कह रहा है? सभी जो आपके फूल हैं,
सभी जो फूल हैं क्या हैं, सभी फूल पत्तियां हैं, सभी फूल पत्तियां हैं, सभी फूल क्या हैं, पत्तियां हैं, और सभी पत्तियां तने हैं। सभी पत्तियां क्या हैं, सभी पत्तियां जो हैं वह तने हैं, यह तना हो गया। और क्या कह रहा है कि कुछ तने जड़ हैं, कुछ तने क्या हैं, तो कुछ तने जो हैं जड़े हैं। अब देखिए जड़े नहीं, आपकी जड़ है, जड़ हो गई। अब देखिए क्या कह रहा है निष्कर्ष, कह रहा है कि कुछ तने पत्तियां हैं, तो तने यहाँ पर हैं और पत्तियां यहाँ पर हैं। अगर बाहर से अगर बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो कुछ का जो फार्मूला वो आपका सत्य हो जाता है। अब कह रहा है कुछ फूल आपकी जड़ है, फूल यहाँ पर है, जड़ है, क्या है आपका संबंध है, इनका तो आपका कोई संबंध नहीं नजर आ रहा है दूर दूर तक। कह रहा है कि कुछ पत्तियाँ फूल हैं, तो देखिए पत्तियाँ आपकी यहाँ पर है और फूल आपका जो अंदर की साइड अगर जाएंगे कुछ का फार्मूला हमारा सत्य होता है, तो आपका पहला और तीसरा हमारा जो है वह अनुसरण करता है, यानी आज्ञा का पालन कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। प्रश्न है दिए गए विकल्पों में आपको लुप्त पद ज्ञात करना है। अब लुप्त पद कहाँ दे रखा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका लुप्त पद दे रखा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ क्या करेंगे, 9 और 3 दे रखा है ना, 9 और गुणे हम कर देते हैं 3, और डिवाइड में कर देते हैं हम 27 कर देते हैं, डिवाइड में 27 कर देते हैं। तो अब देखिए हमारा आ कितना जाएगा, तभी हमारा एक आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 9 3 27 और 3 से 3 ये कट जाएगा। उसी प्रकार देखिए आपका कितना दे रखा है, 14 गुणे हम कर देते हैं कितना, 4, और अपॉन में कितना कर देते हैं 28। तो अब देखिए 14 गुणे 4 कर दें, अपॉन में 28 कर दें, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 दूना 28 कर देते हैं और 2 दूना हमारा 4 कर देते हैं, तो 2 हमारा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे अब 2 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी प्रश्नवाचक के जगह पे हमें 4 रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो है हमें 4 रखना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं, 63 हो गया ना, 64 की ओर। कह रहा दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का आपको चयन करना है जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थानों को जो है प्रतिस्थापित कर सकती है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, या इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब क्या पूछ रहा है, चलिए ऑप्शन पे आपके मैं ले चलता हूँ। तो कह रहा था कौन सी प्रस्थापित कर सकती है, तो अगर हम ऑप्शन मिलाएं तो देखिए वो वाला ऑप्शन आपका थोड़ा हाइड हो गया। अगर आप मिलाएंगे तो विकल्प नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अब आगे देखिए, कह रहा दी गई आकृति को सही दर्पण छवि का चयन करें और जो दर्पण की आकृति को दाएं जोर जो है रखा जाए। यहाँ देख पा रहे होंगे आपको, दाईं ओर रखा जाए। अगर दर्पण जो है आपका यहाँ पर रखा जाए, यहाँ पर आपका दर्पण जो है रखा जाए, तो ये आकृति आपकी कैसी बनेगी। मान लिया ए बी बिंदु पर यह दर्पण आपका रखा जाए तो आपको कैसे दिखेगा ये। तो अगर हम देखने की कोशिश करें तो देखिए ये तीर तो आपकी दे रखी है, अगर ये तीर सबसे पहले मेन है, सबसे पहले आपकी तीर ही घूमेगी। तो तीर देखिए आपकी नीचे की साइड आ रही है, इसमें आपकी ऊपर जा रही है, इसमें भी आपकी ऊपर जा रही है, और इसमें इसमें आपकी जो है नीचे आ रही है। अब कुछ देखिए, अब यहाँ देखिए ये तीर तो आपकी इस साइड आ रही है, ये तीर आपकी इस साइड ना आके ये तीर आपकी इस साइड आ जाएगी जब ये आपको दर्पण में घूमेगी। तो विकल्प नंबर बी में है, विकल्प नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं, इनमें से किसी न किसी एक तरह से एक समान है, एक उसमें से असंगत, उसी असंगत को आपको जो है चयन करना है। अब यहाँ देखिए आपको, यहाँ आपको बताना है कौन सा असंगत है, ये चारों में से आपको असंगत कौन सा है वह। अब देखिए यहाँ पर अगर देखिए, अगर इसमें हम देखें, एक मिनट ध्यान से देखिए, ऑप्शन दे रखा है क्या, ऑप्शन तो नहीं दे रखा है। अब असंगत का अगर हमें चयन करना हो तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए देखिए अगर बात करें तो इसमें जो भाग है ना वह कुछ ज़्यादा ही आपके जो जैसे इस तरह के भाग आपके दे रखे हैं ना, ये ज़्यादा आपके जो है डार्क कर चुके हैं, थोड़े से इसमें स्पेस दे रखा है, बाकी भाग जो है आपके पर डैश कर रखे हैं। बाकी इसमें देखिए आपका थोड़ा कम है, इसमें भी थोड़ा कम है, और इसमें भी थोड़ा कम है, और इसमें आपको जो है दोनों भाग जो है बराबर जो है आपके कर कर चुका है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका असमान हो जाएगा। उसी तरह इसमें देखिए आपको इसमें ज़्यादा आपके छोड़ रखे हैं, इस पार्ट में भी ज़्यादा छोड़ रखा है, इस पार्ट में भी ज़्यादा छोड़ रखा है।
तो छोटी छोटी चीज़ें जो है इस तरह की चीज़ों से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है आपको 5 आकृतियों में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, उसी प्रकार एक समूह बनाती हैं। उस आकृति को आपको चयन करना है जो इस समूहों से संबंधित जो है नहीं है। तो देखिए अगर बात करें प्रश्न में तो अब देखिए अगर बात करें बी और सी में, तो देखिए बी और सी में अगर बात करें और डी और ई में, यह सब बहुभुजों के अंदर हैं। किसमें? यहाँ देखिए आपका ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब क्या है? तो आपके बहुभुज हैं। इनके अंदर बहुभुज बने हुए हैं, इनके अंदर बहुभुज बने हैं। लेकिन पहले के अंदर देखिए विकल्प नंबर सी, इसके अंदर आपका केवल एक त्रिभुज बना हुआ है। क्या आता है? विकल्प नंबर सी हमारा जो है सबसे अलग हो जाएगा। यानी एक ऑप्शन देखिए ये वाला ऑप्शन, ये वाला आपके इसमें दे रखा है। आगे देखिए 68 नंबर कह रहा निम्नलिखित में से उस आकृति को आपको पहचानना है जो आकृतियों में सन्निहित है पर आपको आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। अब यह आकृति आपको किस में देखने को मिलेगी? अब यह आकृति अगर हम बनाएं तो एक देखिए आपको अगर यहाँ से हम बनाते हैं इस आकृति को, अगर यहाँ से यहाँ ले जाते हैं इसको, फिर कहाँ ले जाते हैं? यहाँ ले जाते हैं, यहाँ ले गए। एक मिनट थोड़ा सा सही से मैं बनाऊँ। देखिए यहाँ से यह एक मिनट क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ अगर हम इस आकृति को ले जाते हैं, फिर हम घुमाते हैं इसको यहाँ पर घुमा दिए, फिर यहाँ ले गए और फिर हम इसको कहाँ कर देते हैं? ये कर देते हैं। तो देखिए अगर ये आकृति हम मिलाएं तो केवल आपका ऑप्शन नंबर बी में मिलेगा, बाकी आपको कहीं इस आकृति जो है ये वाली आकृति आपका कहीं निर्माण नहीं होगी। अब यहीं देखिए आपको 69 नंबर का दी गई आकृतियों में आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी है। अब त्रिभुजों की इनमें संख्या बतानी है। तो देखिए अगर इस तरह से आपको पास है, इस तरह से आपको इनमें से आपको केवल 3 त्रिभुज आप में निकलते हैं इनमें। तो अगर इस तरह से देखें तो त्रिभुजों की संख्या अगर हम बताएं तो देखिए एक तो आपका ये वाला बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, दो यहाँ से आपको, दूसरा आपको यहाँ से मिल जाएगा, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से। अब इस तरह से अगर जोड़े तो पाँचवा, छठवां और सातवां, आठवां, नौवां, दसवां और ग्यारहवां और बारहवां, ये हो गए। अब देखिए 12 आपको यहाँ से मिल गए। अब ये आपको 13 इधर हो जाएगा, 14 आपका इधर हो जाएगा, 14 इधर हो गया, 14। अब देखिए अगर इस तरह से हम काउंट भी और भी करते हैं, देखिए यहाँ से भी निकलेगा, फिर आपका यहाँ से भी निकलेगा, फिर आपका देखिए इस तरह से निकलेगा। आपको टोटल इसमें 24 आपके जो है त्रिभुज, टोटल आपके 24 त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। अब देखिए दी गई शब्दों में आपको अव्यवस्थित क्रम में है, इनको आपको व्यवस्थित क्रम में जो है सजावट करना है। तो देश है, फर्नीचर है और वन है, लकड़ी है और आपका वृक्ष दे रखा है। अब देखिए सबसे पहले आपका क्या आएगा? तो देश के अंदर ही क्या होता है? सबसे पहले आपका जो है देश होता है। क्या होता है? सबसे पहले देश होता है। और देश में क्या होते हैं? जैसे हमारे देश में, और उसके बाद क्या है हमारे देश में? वन है। हमारे देश में आपके देश हैं, उसके बाद हमारे देश में वन है। अब वन के बाद क्या है? वनों में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो वनों में आपको वृक्ष देखने को मिलेगा। वनों में आपको वृक्ष देखने को मिलेगा। अब वृक्ष में क्या, आपको वृक्ष में क्या मिलती हैं? तो वृक्ष में आपको लकड़ियाँ मिलती हैं। क्या मिलती हैं? वृक्ष में आपको लकड़ियाँ मिलती हैं। और लकड़ियों के बाद आपको क्या, अगर लकड़ियों से आपको अगर बनाएं हम कुछ, तो लकड़ियों से क्या बनेगा? लकड़ियों से फर्नीचर बनेगा। उसके बाद क्या बनेगा? तो फर्नीचर बनेगा। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन होगा 1 3 5 4 2, 1 3 5 4 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। आगे देखिए कह रहा 5:15 पर घड़ी की सुइयाँ कितने अंश का कोण बनाएंगी? तो देखिए थीटा बराबर अगर हम कोण निकालें तो देखिए 60 हमारा आवर्स हो जाएगा और माइनस में 11 गुणे आपका मिनट हो जाएगा। और बटे में हमारा क्या हो जाता है? बटे में हमारा 2 हो जाता है। अब देखिए कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। आवर्स आपका कितना दे रखा है? 5 बजकर, यानी 5 है ना, 5 बजकर और 11। और मिनट हमारा कितना दे रखा है? मिनट, मिनट देखिए कितना दे रखा है? तो मिनट हमारा जो दे रखा है वह 15 मिनट है, 15 मिनट है। और बटे हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे। अब 2 कर देंगे तो देखिए 6 × 25 हमारा कितना हो जाएगा? 6 × 25 हमारा 30 हो जाएगा, नहीं 300 हो जाएगा। माइनस का 165 हो जाएगा और बटे का हमारा 2 हो जाएगा। अब 300 में से 165 जाएगा, 135 डिग्री हमारा आ जाएगा ये, और बटे का हमारा 2 हो जाएगा।
अब ये 2 से भाग देंगे इस 135 को, देखिए आपका 6 दूना 12 और 6 और 5 आपका आ जाएगा। इतना आपका डिग्री आपका आ जाएगा। देखिए आपको कहाँ पे मिल रहा है, तो ये हमें मिल जाएगा कहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। आगे देखिए, आगे चलते हैं। अब 72 नंबर है, कह रहा उस विकल्प को आपको चयन करना है जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहले से संबंधित है। तो देखिए ये वाली आकृतियाँ तो आपको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ ताकि आपको चारों ऑप्शन दिखें। तो देखिए थोड़ा सा अगर ना समझ आए आपको तो बस रोटेट स्क्रीन पर कीजिए मोबाइल को, क्वेश्चन आपको बड़ा दिखने लगेगा। अब देखिए आकृति ए को जो है, अब 72 का हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बस यहाँ पर क्या है, आकृति ए को 90 डिग्री अगर घुमाया जाए, आकृति ए को 90 डिग्री, तब जाके हमारा है ये आकृति सी हमें प्राप्त होगी। आकृति हमें अगर ए को हम घुमाएं 90 डिग्री तो हमें आकृति सी प्राप्त होगी, और बी को अगर हम 90 डिग्री घुमाएं तब जाके हमें आकृति जो है हमें बी प्राप्त होगी। आगे देखें, आगे देखिए। अब देखिए कह रहा है निम्नलिखित 73 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से 4 आकृतियां एक समान हैं, कौन सी आकृति अवयव को जो है पूरा करेगी। यहाँ पर आपका अवयव दे रखा है, कहाँ पर है, ये वाली आकृतियों में आपका अवयव दे रखा है। अब कौन सी आकृति इसमें अवयव पूरा करेगी, तो कुछ नया टाइप का यह क्वेश्चन है। देखिए 73 नंबर है ना। अब प्रत्येक स्तंभ से अगर हम क्या करें तो देखिए, अब यहाँ प्रत्येक स्तंभ देखिए एक यहाँ पे हटा दिया गया है इस वाले में। अब यहाँ से भी आपको एक हटा दिया गया है, यहाँ से भी एक हटा दिया गया है। हटा दिया कि नहीं हटा दिया गया है। अब यहाँ फिर देखिए 1 और 2 को हम जो है कुछ तरह इस तरह से कर रखा है। तो यही अगर हम करें तो देखिए हमें जो प्राप्त हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए ये वाला आकृति हमें जो है प्राप्त हो जाएगा विकल्प नंबर सी। क्यों प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए आपका इस तरह से आपका कुछ इस तरह से आपका ये टेढ़ा सा टाइप सा है, ये इस तरह से आपको दे रखा है ये, और इस तरह से आपका 2 बनाए, फिर आपका ये आपका 1/2 आपका बनेगा जो इस तरह से आपका आ सकता है विकल्प नंबर। उत्तर आकृति हम सी विकल्प इसमें आप करेक्ट कर देंगे, तीसरी आकृति के रूप में हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। अब 74 नंबर कह रहा है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को प्रतिरूपों को पूरा करेगी। तो प्रश्न अगर यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ प्रतिरूपी को ऑप्शन को अगर पूरा करना हो 74 नंबर में, तो अगर हम इसको पूरा करना चाहें तो देखिए इस तरह से अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं, तो अब यहाँ पे एक खांचा लगाते हैं और इस तरह से एक खांचा बीच में देते हैं और यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं। ये ऑप्शन अगर हम देखने की कोशिश करें तो केवल भी केवल आपका बी ऑप्शन में दिख रहा है, ये है सर्कल, इसमें भी नहीं है। ये आपका देखिए इस तरह से यहाँ खींचा हुआ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये लास्ट प्रश्न होगा, उसके बाद हम मैथ सॉल्व करेंगे। कह रहा है यदि 21 मार्च 2007 को बुधवार है तो 25 मई 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अब देखिए अगर बात करें तो देखिए मार्च में अगर बचे हुए दिन देखें तो देखिए अगर मार्च की बात करें तो मार्च में टोटल 31 दिन आपके होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब 21 दिन इसमें से जो हम माइनस कर दें तो हमें इसमें 10 दिन आपको बच जाएंगे, 10 दिन बच जाएंगे। और अप्रैल में देखेंगे, अप्रैल में आपके कितने दिन होते हैं, अप्रैल आपका 30 को होता है, इसमें भी समझे निकालेंगे तो आपका 2 आएगा। और उसी तरह मई में देखेंगे, मई आपकी 25 तारीख को आपको यहाँ पर दे रखा है, 25 तारीख दे रखा है। अब देखिए आपका क्या आ गया विषम दिन, 10 आ गया, 2 आ गया और 25 आ गया। अब इन सभी को ऐड कर देंगे तो 37 आपको हमें प्राप्त हो जाएगा, 37। अब 37 में अगर हम विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें तो हमें 2 विषम दिन इसमें मिल जाएंगे। अब वर्षों के दिन में और वर्षों के अंतर में क्या करेंगे, तो 8 प्लस हम 2 कर देंगे, हमें 10 दिन प्राप्त हो जाएगा। अब फिर हम 10 दिन में विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। अब 2 प्लस 3 हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। और 21 मार्च 2000 अगर बुधवार है, बस बुधवार में हम 5 ऐड कर देंगे, आपको वेटनसडे में 5 दिन ऐड कर देंगे तो हमें जो है सोमवार मिल जाएगा। सोमवार देखिए विकल्प नंबर केवल केवल डी में है। चलिए अब मैथ सॉल्व करते हैं। आगे कह रहा है 950 तक कितनी संख्याएं 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। तो मैथ का ये पहला प्रश्न है। अब 950 दे रखा है, देखिए 950 अगर 3 और 5 के एलसीएम देखें, देखिए 3 और 5 का हम क्या ले लें, एलसीएम ले लें, एलसीएम। तो देखिए 3 और 5 के एलसीएम हमारा 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 3 5 से विभाज्य होने वाली संख्या 15 से विभाज्य होगी। अब देखिए
अगर 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 15 से विभाज्य होंगी, तो 950 एक मिनट 900 कितना दे रखा है आपका 50 और डिवाइड कर देते हैं 15। तो देखिए अगर बात करें तो अगर इसको भाग देंगे तो देखिए 63 आएंगी, 63 आएगा तो देखिए आपका अधिकतम पूर्णांक फलन आपका जो है अवशिष्ट संख्या आपकी 63 निकल के आएगी। विकल्प नंबर हम डी इसमें करेक्ट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 127 गुड़े 137 गुड़े 413 और 291 342 533 गुड़े 342 गुणनफल के इकाई स्थान आपको बताना है। अब इकाई स्थान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले इनका अगर 1 मिनट यहाँ देखिए, अगर यहाँ से अगर देखिए अगर इनका अगर हम मल्टीप्लाई तो हम करा नहीं सकते। अगर इनका देखें सबसे पहले देखिए यहाँ पर 7 है, इकाई अंक निकालेंगे, फिर आपका कितना है 7 है, फिर कितना है 3 है, फिर कितना है 1 है, फिर कितना है 2 है, फिर कितना है 3 है, फिर आपका 3 है, उसके बाद क्या है लास्ट में फिर आपका 2 है। तो 7 7 49 आपका कितना बचा 9 हो गया, 9 त्रिका 27 का 7 आपका 3 हो गया, 7 एकम 7 7 हो गया, 7 दूना 14 14 के 2 हो गया और 2 हो गया, 2 3 6 हो गया, 6 आपका हो गया, 6 दूना 12 12 हो गया। और 1 मिनट कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या, तो देखिए 7 सत्ते कितना हो गया, 7 सत्ते हमारा 49 हो गया। अब हमारा 4 यहाँ से ख़त्म हो गया, 9 त्रिका 27 हो गया और 7 हमारा बच गया, 2 हमारा कट गया, 7 एकम 7 हो गया और 7 दूना हमारा 14 हो गया, 14 से 1 गायब कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 12 से 1 ख़त्म कर देंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी इकाई अंक हमारा कितना आ जाएगा, इकाई अंक हमारा 4 आ जाएगा। आगे देखिए अब यही पे कह रहा है यदि आपका 2 पे जेड गुणे 8 पे 1/15 बराबर है 2 सही 1/15 पे 1/5 पे, तो जेड का मान आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या आपका दे रखा है, ये आपका 2 जेड और क्या है आपका गुणे, ये आपका हो जाएगा कितना 2 सही 3/5 आपका हो जाएगा, 2 सही 3/5 हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 2 सही 1/5 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा देखिए 2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा जेड प्लस 3/5 हो जाएगा और बराबर में आपका हो जाएगा 2 सही 1 बटा कितना है 1/5 है ना, ये कितना है 2 सही 1/5 है ना, 1 मिनट 2 सही 1/5 है। अब देखिए घातों की अगर तुलना कर दें, घातों की तुलना कर दें तो जेड बराबर हमें क्या मिल जाएगा 3/5 और बराबर 1/5 1/5, तो जेड बराबर ये हो जाएगा आपका घट जाएगा तो माइनस का 2/5 आ जाएगा, 3 में से आपका 1 जाएगा तो माइनस का 2/5 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा दो संख्याएं लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तन का जो गुणनफल है वह 56,133 है। अगर इनमें से एक संख्या 1/7 और 27 है तो दूसरी संख्या 1/3 है, तो ज्ञात करना है आपको। अब पहली संख्या बराबर देखा है, पहली संख्या क्या दे रखा है, पहली संख्या आपको 1/7 और क्या दे रखा है आपको 1/7 बराबर आपकी 27 है। अब देखिए अब पहली संख्या अगर बात करें तो पहली संख्या 27 गुड़ी आपकी 7 यह कितनी हो जाएगी 189 हो जाएगी, पहली संख्या आपकी 189 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या मान लेंगे क्या, दूसरी संख्या हम मान लेंगे x मान लेंगे, दूसरी संख्या x हो जाएगी। अब एलसीएम गुड़े एलसीएम गुड़े HCF। अब देखिए पहली संख्या गुड़े दूसरी संख्या, अब देखिए 56,133 आपका है, अब ये हो जाएगा 189 गुड़े आपका x हो जाएगा। अब हमें तो x का मान चाहिए, x को हम इधर ले आ देंगे 56,133 और बटे का जो आ जाएगा 189। अब 189 से 56 में भाग देंगे तो यहाँ पर निकल के आएगा 297, 297 विकल्प नंबर डी में है। अब विकल्प नंबर डी में है। अब देखिए अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 1/3 यानी 297 हमारी निकल के आ गई,
297 बस 3 से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 3 नवा 27 यानी 9 आ रहा है, तो विकल्प नंबर हमारा 99 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्न निम्न प्रश्नवाचक में जगह पर आपका क्या आएगा? तो देखिए निम्न प्रश्नवाचक जगह पर क्या आएगा? ये आपका हो जाएगा 7 7 चौका 28 एक 29 29 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 चौका 28 29 और बटे का क्या हो जाएगा? बटे का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बटे का 7 हो जाएगा, गुणा कर देंगे और 21 बटे 58 हो जाएगा। 21 बटे 58 प्लस 9 बटा 11 गुणे 165 बराबर में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए 29 बटे 7 और गुणे 21 बटे का 58 बटे का 58 और प्लस का 9 बटा 11 गुणे गुणे क्या कर देंगे? 165 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब इसे भाग अगर देखिए क्या हो जाएगा ये, अगर इसे काटते हैं तो 7 त्रिक ये आपको कितने बार में कटेगा? 7 त्रिक ये आपका 21 बार में कट जाएगा। और अब 29 और ये हो जाएगा, यह तो आज हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा और प्लस का हमारा कितना हो जाएगा? 9 बचा इधर, इधर 9 बचा और गुणे हमारा बचा आपका 15 बच जाएगा। अब यह कितना हो जाएगा? 3/2 प्लस का 15 नवा 135 हो जाएगा। 15 नवा 135 हो जाएगा। अभी आपका 3/2 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा और प्लस आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपको कितना हो जाएगा? प्लस का 135 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 135 में 1 जुड़ेगा 136 और 136 है 1/2 आ जाएगा। अब देखिए विकल्प नंबर सी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपके थोड़े से ये लॉन्ग है क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत होगी। बस आपको ये 7-8 क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ, बाकी मैं इसको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। इसे आप आसानी से जो है देख सकते हैं क्योंकि अभी देखिए पेन टैब की सुविधा नहीं है। जैसे ही पेन टैब आ जाएगा मैं आपको जो है अच्छी तरह से समझाऊँगा और स्क्रीन पर भी आपको क्वेश्चन अच्छा लगेगा। अभी मैं आपको कुछ से लिखूँ और आपको समझ ना आए क्वेश्चन भी आपको कई बार डिलीट करके फिर आपको दोबारा बताना पड़ता है। इस वजह से और जैसे ही मेरी सुविधा हो जाएगी मैं आपको मैथ सॉल्व कराऊंगा। बाकी आप देख लीजिएगा, इसे टेलीग्राम ज्वाइन कर रखे हैं तो आप इसे देख लीजिएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।